मीनिंगफुल कंसल्टेशन, कंसल्टेटिव प्रोसेस इज अ मस्ट। 2 सालों में बड़े लोग जेल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान की हुकूमत तश्कील नहीं पा सकी। कल भी हमने इस पर खबर दी थी कि जो खबरें आ रही हैं काबुल से वो इंटरनली कोई इख्तलाफात चल रहे हैं। लेकिन आज DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने आज विज़िट किया है काबुल का एक अहम डेलीगेशन के साथ। उनकी वहाँ कोई अहम मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात जिसकी खबर आई वो जो हमारे सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान में उनसे उनकी मुलाकात हुई। दीगर वहाँ पे उनकी क्या इंगेजमेंट्स रहीं, बड़ी अहम ये डेवलपमेंट थी उनका वहाँ पे जाना। और इस पर हम आज वहाँ से ख़बर भी लेंगे कि क्या क्या वहाँ पे आज उनकी मसरूफियात रहीं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान रब्ता हुआ है, क्या ये रब्ता सिर्फ इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान के तकर्रर के हवाले से कंसल्टेशन थी या फिर इसका एजेंडा उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के था? चूँकि अगले महीने चेयरमैन नैब ने भी रिटायर होना, उनकी मुद्दत पूरी हो रही है। इस पर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम खबर भी आपके साथ आज प्रोग्राम में शेयर करूंगा कि किस तरह की कंसल्टेशन जो है इस वक्त गवर्नमेंट के कैंप में चल रही है। और नाज़रीन, अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात भी मुतवक्का है शहबाज शरीफ साहब के साथ, और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात भी एक मुतवक्का है जिसमें अपोजिशन भी इस मामले पर अहम कंसल्टेशन करेगी कि इंटरनली क्या होना चाहिए। और साथ साथ नाज़रीन, अब 3 बड़े अहम कवानीन जो हैं वो गवर्नमेंट अगले इस महीने के अंदर ला सकती है। वो क्या कवानीन होंगे उस पर जॉइंट सेशन भी पार्लियामेंट का बुलाया जा सकता है। तो क्या अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के महाज पर हुकूमत को किसी किस्म का टफ टाइम देने में कामयाब हो पाएगी, या फिर यहाँ पर भी PDM की तरह हमें फिर तकसीम नज़र आएगी और हुकूमत को फिर से हुकूमत का एतमाद बढ़ाएगी? ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और हमें सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की। हमें ज्वाइन किया है ताहिर खान साहब ने, हम न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी हैं। ताहिर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप काबुल में मौजूद हैं। आज DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने विज़िट किया है काबुल का। आप भी ग़ालिबन उसी होटल पर थे जहाँ उनका ये विज़िट था, जहाँ वो गए। कि क्या क्या उनकी अहम मुलाकातें वहाँ पर हुई और क्या खबरें आपके पास वहाँ से? बहुत शुक्रिया आपका। जब वो होटल में दाखिल हो रहे इत्तेफाक से कुछ पाकिस्तानी और कुछ गैर मुल्की सहाफ़ी मौजूद थे। फिर जब वो होटल में दाखिल हो गए तो तवज्जो उस तरफ रही क्योंकि उनके साथ एक वफ़द भी था अपना पाकिस्तान से आया हुआ। पाकिस्तानी सफ़ीर जो काबुल में है वो भी साथ थे। तो फिर सहाफ़ी उनकी तरफ चले गए और उनसे मकासद पूछे कि क्या मकासद है। तो उसने कहा कि सफ़ीर से मिलने आया हूँ। और फिर एक अंग्रेज़ खातून ने, सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या तालिबान से मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहा कि मुलाकातों का मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन सफ़ीर जो है मुलाकातों के बारे में वो करेंगे। लेकिन मेरी मालूमात है अभी थोड़ी देर पहले तक वो इसी होटल में मौजूद है और उनकी जो मुलाकातें हुई है इसी होटल में हुई है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर मैं देखता हूँ तो काफ़ी अरब ऑफिशियल भी है। उनसे आगा खान का जो नुमाइंदा है उस वक्त वो जब ISI के चीफ आ रहे तो वो भी इस्तकबाल के लिए कर। तो बहरहाल मुलाकातें उनकी यहाँ हुई है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि मुलाकातें उनसे उनकी किस किस से हुई है। लेकिन जब मैं थोड़ी देर पहले आ रहा था तो मैंने देखा कि पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद है, जो उनके विजिट के हवाले से पहले मैंने देखे थे होटल में। तो बहरहाल वो मेरे ख्याल में अभी तक इधर है। और ताहिर खान साहब, ये दौरा इंपॉर्टेंट कितना है? गालिबन ये तालिबान ने जब से कंट्रोल संभाला है अफगानिस्तान का अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद, ये किसी पहले अहम गवर्नमेंट फंक्शनरी का अफगानिस्तान का ये विजिट है? नहीं, पाकिस्तानी तो पहले है, लेकिन इनसे पहले भी CIA के चीफ आए थे। और आज जब ISI के चीफ के दौरे को काफ़ी सारा फिर बाद में कवरेज मिली पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी और अफगानिस्तान मीडिया पे, तो फिर तालिबान के एक जो ट्विटर हैंडलर है उन्होंने कहा कि ये, क्योंकि कुछ अफगान सहाफ़ियों ने लिखा था कि ये पहले इंटेलिजेंस चीफ है किसी मुल्क का कि वो अफगानिस्तान आता, तो उसने कहा कि उसने तालिबान ने कहा कि CIA के चीफ पहले है। तो मेरा ख्याल है वो तो अमरीकी इनखला के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफिशियल है अमरीकी अफवाज के नेटो के इनखला के बाद जो है ISI के चीफ का तो पहला दौरा है इनखला के बाद। लेकिन
ये जो तालिबान का जो नया हुआ है, लोग आए हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल आ रहे हैं। और इस होटल में मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग इस तरह लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आज सुबह मैंने बहुत अरब को देखा, बहुत ज़्यादा, और गनमैन भी उनके साथ थे। तो इसका मतलब है कि उनके भी कुछ लोग ज़रूर यहाँ होंगे। कुछ मुत्तहिदा अरब इमारात के लग रहे थे, कतर के तो ऑलरेडी पहले से काफ़ी सारे लोग हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल में और लोग भी आ रहे हैं, मशवरे भी कर रहे हैं आपस में कि जिन लोगों के अफगानिस्तान के हवाले से इन ममालिक का पहले थोड़ा सा एक कोऑर्डिनेशन भी थी, राब्ता भी था, एतमाद का रिश्ता भी था, मेरे ख्याल में वो शायद इस वक्त काबुल में है। ठीक है। अच्छा सर, दो क्विकली मैं आपसे सवाल करूंगा। एक तो बता दें कि तालिबान की जो हुकूमत साजी का मामला है, ये क्यों डिले का शिकार हो गया, और कोई तारीख एक्सपेक्टेड है कि कुछ इस तरह की खबरें भी चल रही, शायद 11 सितंबर को 9/11 के डे पे जाके वो अपनी गवर्नमेंट अनाउंस करे? क्या कोई अंदरूनी इख्तलाफात हैं, क्या इशूज चल रहे हैं? इख्तिलाफात का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़रूर कोई मसला तो है। क्योंकि जब जुमे वाली बात हुई थी तो वो जो सोशल मीडिया पे तालिबान के जो एक उनके जो हामी हैं, ट्विटर हैंडलर हैं, तो उन्होंने ये वाली बात कर, बाकायदा कोई ऐलान नहीं हुआ था जुमे वाले दिन का भी, लेकिन उन जो ट्वीट्स थे और बयान थे उनसे अंदाजा था कि शायद जुमे को, लेकिन नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम से मैंने एक तालिबान से पूछा, एक अहम रहनुमा से पूछा कि क्या, वो तो जाहिर बात है इन चीज़ों पर ज़्यादा तो बात नहीं करते, लेकिन मुझे जो एहसास हुआ उसके जो मेरा उससे कॉन्टेक्ट हुआ व्हाट्सएप पे, तो कुछ न कुछ मसाइल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई जिस तरह कुछ मीडिया कह रहे कि डिवीजन है या फलां ने उसकी मुखालिफत की, फलां ने उसकी मुखालिफत की, लेकिन बहरहाल उसने तो कहा कि शायद मंडे का भी उसने कहा, इम्कान जाहिर किया, यानी कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में 2-3 दिनों में ये वाला जो मसला है ये हल हो जाएगा और ऐलान हो सकता है। सर ज़रा पंजशेर का बताइएगा, वहाँ से मुतज़ाद इत्तलात आ रही थी कल से कि वहाँ तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, जबकि अहमद मसूद की तरफ से बयान आया कि कोई टेक ओवर नहीं हुआ, अभी तक हम जो हैं वो लड़ रहे हैं और भरपूर मुज़ाहमत यहाँ से दे रहे हैं तालिबान को। क्या खबरें हैं पंजशेर की, क्या वहाँ पे सूरत हाल चल रही है? जो ताज़ा मालूमात है मेरी भी और जो तालिबान के ज़राए भी हैं, तो अभी तक तो लड़ाई शदीद है, लड़ाई तो हो रही है। जो वो वाला जो मुज़ाकरात वाला था वो चैप्टर तो बंद हो गया है, अब लड़ाई की है। तालिबान के कुछ वीडियोस आए हैं, अभी एक वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले देखी है, उसमें तो एक तालिबान दावा कर रहा था कि हम तो मरकज़ पहुंच गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी तस्दीक कोई तालिबान की तरफ से नहीं हुई। लेकिन कुछ जगहों पे तालिबान ने एडवांस किया है और आज उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मुखालिफिन जो मुज़ाहिमती जो ग्रुप है, तहरीक है, कि तालिबान ने बिजली काटी है। और लेकिन तालिबान तो पंजशेर के करीब तो है और कुछ इलाके उनके कब्जे में भी है, सिर्फ जो मरकज़ है पंजशेर का उधर तालिबान का अभी कोई पहुंचने की तस्दीक नहीं हुई। लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान हर सूरत में उनके कैजुअल्टीज़ भी होंगी, हुई भी है, लेकिन वो मेरे ख्याल में पंजशेर पे कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनकी हुकूमत के आगाज़ में उनके लिए कोई मुज़ाहिमत या कोई मरकज़ हो और उनके लिए मसाइल मुश्किलात पैदा करे। तो और मेरे ख्याल में जो पंजशेर के आगे जितने भी पड़ोस में उनके सूबे हैं तो वो तालिबान के कंट्रोल में है। फिर यहाँ से भी काबुल से भी जाएँ तो शुमाली प्लेन, फिर कपीसा, परवान, वो भी तालिबान के कंट्रोल में है। तो मेरे ख्याल में पंजशेर में मुश्किल भी होगा कि वो उसका लेना बड़ा एक मुश्किल काम है, इसलिए रूसी भी वो नहीं ले सके, तालिबान की पिछली हुकूमत में भी कब्जा। लेकिन मेरे ख्याल में इस दफ़ा तालिबान उसको नहीं छोड़ लेंगे और ज़रूर उसको कंट्रोल हासिल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के सियासी जो डिस्कशन है उसकी तरफ, और हमारे साथ मौजूद होंगे सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अता तारड़ साहब मुस्लिम लीग न्यूज़ से, और फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी से। डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे, एक मुख्तसर ब्रेक पर हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। अब डिस्कशन हो जाए ज़रा पॉलिटिकल मामलात पे। जिस तरह हमने आपको बताया था कि सदाकत भाई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अता तारड़ साहब और फैसल करीम कुंडी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग से और पीपल्स पार्टी से। सदाकत साहब, ज़रा ये तो बता दें कि ये जो आज तो बड़े राब्ते अपोजिशन के शुरू हो चुके हैं आपस में, ये जो कंसल्टेशन जो है इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान जो रिटायर हुए हैं, और इससे पहले अब हम देख रहे हैं कि चेयरमैन नैब के हवाले से भी कुछ चीज़ें होनी हैं। उस पर मैं एक ज़रा नाज़रीन के लिए ख़बर भी दे दूँ पहले कि जो मामला है नाज़रीन चेयरमैन नैब का, इस पर अपोजिशन में कंसल्टेशन हुई है या नहीं हुई, गवर्नमेंट ने अपनी वर्किंग उस पर स्टार्ट कर दी है। और इस पर इमरान खान साहब को जो पॉसिबल 2 सिनेरियोज़ बताए गए हैं वो ये हैं कि एक तो ये है
कि जब चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब रिटायर हो जाए तो उसके बाद एक नए चेयरमैन नैब का तकर्रर किया जाए। उसके लिए जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें जो उसकी सेक्शन 6 है वो ये कहती है कि देयर शैल बी ए चेयरमैन नैब टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली फॉर ए नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 4 years ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अगर नए चेयरमैन नैब का तकर्रर किया जाता है, ये इमरान खान साहब को जो मशवरा दिया गया, एडवाइस किया गया है कि अगर आप नए चेयरमैन नैब का तकर्रर करते हैं तो आपको नैब लॉ के तहत लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी शहबाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत करनी पड़ेगी, और वो शहबाज शरीफ साहब हैं जिनसे आपको मुशावरत करनी पड़ेगी जो खुद नैब के केसेस भुगत रहे हैं। वो आपको बताएंगे, मशवरा देंगे कि किसे चेयरमैन नैब लगाना है। तो ये आपके लिए सूटेबल है, या फिर जो मौजूदा चेयरमैन नैब है जावेद इकबाल साहब, इन्हीं को कंटिन्यू करवा दिया जाए। उसके लिए भी नैब का जो लॉ है इसके अंदर एक उन्हें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और जो नॉन एक्सटेंडेबल है इसे ख़त्म कर दिया जाएगा, ओमिट कर दिया जाएगा सेक्शन 6 में से। तो यही कंटिन्यू कर सकते हैं इसके बाद। तो इस पर फैसला इमरान खान साहब ने करना है, लेकिन चांस ज़्यादा इसी बात का नज़र आ रहा है कि मौजूदा चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब जो हैं यही बतौर चेयरमैन नैब अगली टर्म के लिए भी कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर उसमें ये एक्ट जो है, चूँकि एक्ट में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, आईनी तरमीम यहाँ पर नहीं करनी, नैब के एक्ट में तरमीम करनी है, तो सिंपल मेजॉरिटी से भी वो हो जाएगी। तो नंबर गेम भी ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ क्विकली कि इस वक्त जो नंबर गेम है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अगर गवर्नमेंट बुलाती है कानून साजी के लिए, तो उसमें कौमी असम्बली के अंदर 181 बनते हैं गवर्नमेंट के, और सेनेट के अंदर 48 हैं। तो कुल मिलाकर ये 229 मेंबर बनते हैं। 229 मेंबर्स हैं अगर जॉइंट सिटिंग बुलाती है गवर्नमेंट कानून साजी के लिए। तो अब मुश्तरका अपोजिशन की अगर हम बात करें, जो है मुश्तरका है लेकिन डिवाइडेड भी आपस में, कौमी असम्बली में 161, सेनेट में 51, तो टोटल मिलाकर ये 212 मेंबर बनते हैं। यानी 17 वोटों की बर्तरी हासिल है गवर्नमेंट को अगर वो जॉइंट सिटिंग बुलाकर कोई भी तरमीम लाना चाहते हैं किसी एक्ट के अंदर। तो इसमें अब मज़ीद भी चीज़ें आ सकती हैं, EVM का बिल भी यहाँ पे आ सकता है, और जो इसाक डार साहब के वाले से सेनेट की सीट खाली करनी है वो बिल भी आएगा। तो ये 3 बिल जो है इससे सितंबर के महीने में आ सकते हैं। सदाकत साहब, ये बड़ी आपके लिए मुश्किल सूरत हाल दोबारा बनने जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब से आपने कंसल्ट करके चेयरमैन नैब भी लगाना है, और दो मेंबर जो लगाने हैं पंजाब का और KP का, एक पे तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने बिलावल साहब से रब्ता करके मजीद कंसल्टेशन भी शुरू कर दी है। जी समर साहब, बहुत शुक्रिया। समर साहब, पार्लिमानी जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के खूबियाँ भी हैं और कुछ में सुकम भी हैं। और पाकिस्तान में जो पिछले 25-30 साल में जो पाकिस्तान ने अपने एक मंजिल का रास्ता खोया, और पाकिस्तान जो है दुनिया में अच्छी वजूहात की बजाय बुरी वजूहात में जाना गया, और हमने करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए, मईशत को डुबाया, पूरे इदारों को डुबोया, और उसका आज कौम खमियाजा भुगत रही है। और आप देखें कि इस पार्लिमानी जमहूरियत में ये एक कितनी बड़ी मजबूरी है कि एक आदमी जो 2 दर्जन केसेस में नैब को मतलूब है वो डिसाइड करेगा कि नैब का चेयरमैन कौन सा है। बहरहाल ये मजबूरी है, और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि हम वोट देते वक्त कैसे लोगों को मुंतखब करते हैं कि जो जब भी वो पार्लियामान में खड़े होते हैं वो कभी नैब पे तनकीद, कभी जज पे तनकीद, कभी किसी ज्यूरी पे तनकीद, कभी किसी वकील पे तनकीद, कभी किसी जो आपके ये FIA या एंटी करप्शन है इन पे तनकीद। तो अगर हम लोग वोट देते हुए ये सोचें कि जो लोग इस इतने भरे दर्जनों इल्ज़ामात में उनको की पोस्ट पे ना भेजें, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो अपोजिशन है उसको भी सोचना चाहिए कि चलें हुकूमत अपना काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, आप नुक्ताचीनी करें। आप अपोजिशन में उस आदमी को अपोजिशन लीडर बना रहे हैं जो आदमी खुद इदारों को मतलूब है और कोई हमारी वजह से नहीं है। उन अपोजिशन के तो सारे बंदों पे आपने केस बनाए हुए हैं, अपोजिशन के तो सारे बंदे ही आपने नामजदा कर दिए, सब पे आपने केस बना दिए हैं। आज भी 2 मजीद लोग थे जिनको आज नोटिस गए हैं, जिनमें एक जो मियाँ जावेद लतीफ़ है उन्हें भी नोटिस भेज दिया गया है। 9 तारीख को उनको बुलावा आ गया है, 10 को जो है बर्जीस ताहिर साहब को बुलावा आ गया है। इवन राना सनाउल्लाह साहब के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि उनके खिलाफ भी नैब आमदन से ज़ायद असासाजात का एक रेफरेंस तैयार कर रहा है। तो कोई बंदा बचा तो नहीं है अपोजिशन में, फिर किसे बनाए वो अपोजिशन लीडर? सब पे ही आपने केस कर दिए। मुझे बड़ा समर अब्बास आपके जुमले पे मुझे बड़ा सख्त एतराज़ है कि उनको हमने नैब में फंसा दिया है। आप मतलब एक आइनी इदारे को की एक लिहाज से तो तौहीन कर रहे हैं।
हम कैसे फंसा सकते हैं भाई? ये कोई नैब हमने बनाया, ये कोई हमारा कानून है, ये कोई इमरान खान या वज़ीर आज़म के ताबे इदारा है? ये तो आइनी तौर पे समर अब्बास साहब, ये एक ऑटोनमस खुद मुख्तार इदारा है जो वज़ीर आज़म से लेके किसी एक आम आदमी को उसको बुलाने का इख्तियार जरदारी साहब ने 5 साल और नवाज शरीफ साहब ने 5 साल दिए रखा, और जो मौजूदा चेयरमैन है जो फैसले करते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं ना, इसमें हमारा क्या कसूर है कि इन्होंने लूट मार की है? हमारा क्या कसूर है कि ये कानून इस मुल्क में हमने इनहेरिट किया है? हमारा क्या कसूर है? सर मैं आपको कसूर बताता हूँ नजर आपका कसूर यह है कि आपके वज़रा को कैसे पता लग जाता है कि रगड़ा लगने वाला है अपोजिशन के बहुत सारे बंदों को। ये शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला है, उनका नैब से कोई ताल्लुक नहीं है, FI उनके अंडर है, लेकिन तो बता रहे हैं कि नैब के जरिए अगले 2 साल में अपोजिशन के रहनुमाओं को सही रगड़ा लगने वाला है। जरा सुन लें जी। 2 सालों में बड़े लोग जेल जाएंगे। ये 2 सालों में इमरान खान एहतसाब का जो केस रुके हुए हैं वो फैसले हो जाएंगे। वो इमरान खान साहब का नाम ले रहे हैं कि एहतसाब के जो केसेस हैं, जो लोग रुके हुए हैं, वो इंशाअल्लाह वो कह रहे हैं अपने अंजाम को पहुंचेंगे और बहुत सारे बंदे अंदर जाएंगे। ये खुद शेख रशीद साहब कह रहे हैं। सर जी समर अब्बास, आप कैसे वक्त से पहले खबरें दे देते हैं कि फलां काम होने लगा है? आप जैसा एक सहाफ़ी कैसे खबरें देता है? देखें, ये लोग वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, ये इदारों से जाहिर है खबरें। तो वजीर है सर, वो साफी नहीं है, वो वजीर है, हमसे पूछते भी, हमसे बताते भी। वजीर है, वो साफी नहीं है। नहीं, तो अगर साफी समर अब्बास को हर बात का पता हो, सुने ना, साफी समर अब्बास को हर बात का पता होता है, तो शेख रशीद वजीर को भी तो उसी साफी के जरिए पता चल सकता है। इमरान खान रगड़ा लगाएंगे, हमारी बात कह रहे हैं इमरान खान रगड़ा लगाएंगे, अदालत आपके तहत नहीं है, लेकिन बाकी चीजें हैं। देखिए, इमरान खान रगड़ा इसलिए लगा रहे हैं, जरा सुने समर अब्बास, सुने। एक इदारा है जो उस्मान बुजदार के नीचे है, पिछले 3 सालों में उसने 450 अरब रिकवर किया। मैं एंटी करप्शन की बात कर रहा हूँ। यही इदारा जब शहबाज शरीफ के 2 सजाएं कितनी दिलवाई है, उसने 2.5 अरब रिकवर किया था। ये बात तो है कि हम नहीं पैसे रिकवर कराएं, मैं बता रहा हूँ, सजाओं को छोड़ें। वो भी जमीनें सर, वो भी जमीनें हैं, वो किसी हाउसिंग सोसाइटी से आपने किसी हाउसिंग सोसाइटी से मामला सेटल हुआ है, कोई जमीनें हैं या जो भी है। अच्छा ठीक है, सरकार का पैसा दबा के बैठे हुए था ये लोग, और ये सारे पिछली हुकूमतों के सहूलतकार थे। आप सही को सही तो कहे ना कि 2.5 अरब जो है वो 10 सालों में, और 450 अरब अगर 3 सालों में, तो अप्रिशिएट करें कि हमारा बयानिया हम उसके मुताबिक पूरी तरह काम कर रहे हैं और कौम का लूटा हुआ माल कौम को वापस कर रहे हैं। चले, वो नैब का भी हाँ साहब ने परफॉर्मेंस में बताया था अपनी 3 साल कारकर्दगी में कि ये देखें हमारे दौर में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। अता तारिर साहब, ये जो मामला है नैब का, इसलिए कि हम नैब को इन्फ्लुएंस नहीं करते, नैब को प्रेशराइज नहीं करते, ये तो काम नहीं करने देते नैब को। चले, अता तारिर साहब, वाकई ऐसा है, ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, किसी किस्म का कोई असर रसूख नहीं है। और दूसरा ये बता दें कि आज शहबाज शरीफ साहब की कंसल्टेशन हुई है बिलावल साहब के साथ भी, और दीगर भी अपोजिशन के रहनुमाओं से वो कंसल्टेशन कर रहे हैं मेंबर्स के मामले पे। मेंबर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला ये है, चेयरमैन नैब जो है वो 7 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, उनकी मुदत खत्म हो रही है, और हमारी खबर यह है कि शायद मौजूदा चेयरमैन नैब को ही एक्ट में तरमीम करके जॉइंट सिटिंग बुला के पार्लियामेंट की इन्हीं को कंटिन्यू करवाया जाए। तो गवर्नमेंट में तो इस चेयरमैन नैब पे भी कंसल्टेशन स्टार्ट हो चुकी है, अभी तो आप मेंबर्स के ऊपर फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। मैं सदाकत अली बासी साहब की सारी बातें बड़े तहम्मुल से सुन रहा था। एक तो पहली बात यह कि शहबाज शरीफ मतलूब कहीं भी नहीं है। मतलूब होता है कि आपका किसी इदारे को मतलूब हो इन्वेस्टिगेशन के लिए। आज मैं अदालत में था सुबह 9 बजे, तो जब FIA के अफसरान को बुला के पूछा कि आपको शहबाज शरीफ, आप कहते हैं कि ये इस केस के अंदर ये मुलव्विस हैं, आपने पिछली तहकीकाती रिपोर्ट कब लिखी थी? तो उन्होंने कहा जी 2 जुलाई को लिखी थी। उन्होंने कहा दिखाएं। जब जज साहब के रूबरू वो रिपोर्ट पेश की गई तो 31 जून और 2 जुलाई को 4 लाइनें लिखी हुई थी, उसके अलावा कोई चीज नहीं थी। तो देखें, ये जो 400 अरब की बात कर रहे हैं ना, 400 अरब तो सिर्फ हमने चिन्योट के खाम लोहे के जो कॉन्ट्रैक्ट था आयरन ओर का, जिसमें मुशर्रफ साहब के उस वक्त के सेक्रेटरी के अमरीकी नजात भाई को ठेका दिया गया था 400 अरब रुपए का, 400 अरब तो हमने एक प्रोजेक्ट में बचाया है। और ये जो इमरान खान साहब है मिस्टर क्लीन, ये इधर ही जहां मैं बैठा हूं लाहौर में, इधर 7 वॉल्टन एयरपोर्ट है, ये जमीन औने पौने ऑक्शन करने जा रहे थे, अपने दोस्तों में बांटने जा रहे थे। इनका एक प्रॉब्लम है, सारे कब्जा माफिया के सरगना इमरान खान इस मुल्क में। इधर रावी रिवर प्रोजेक्ट के नाम पे एक प्रोजेक्ट शुरू है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखें ना, रावलपिंडी रिंग रोड पे 23 अरब रुपया इस कौम का लोगों की जेबों में चला गया। लोगों ने वो पैसा ठूंस लिया इमरान खान की नाक के नीचे। और जुल्फी बुखारी आज भी इधर है, सरवर खान आज भी इधर है,
और शेख रशीद साफी आप कह रहे थे नजूमी ज्यादा है और एक नाकाम नजूमी है, और जिस कश्ती में बैठता है वो डूबने वाली होती है, तो उसमें ये बातें करता है। तो मुझे बताएं, दवाइयों का स्कैंडल हुआ कई 100 करोड़ का। सर मामला ये है कि वो तो मौजूदा चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दे के आपको 2 साल रगड़ा लगाने की बात कर रहे हैं अपोजिशन के बेशतर रहनुमाओं को। देखें जो रगड़ा लगना था ना, वो 3 साल हमें रगड़ा लग गया। आपने जेलें भी हमें दिखा दी, आपने हमारे खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर दिए। शहजाद अकबर की मुझे लगता है कि इस तलाशी गुमशुदा का इश्तिहार देना पड़ेगा। निकला क्या है? खोदा पहाड़, निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग, इतने 100 अरब, फलां ये फलां वो। जब अदालत में जाते हैं तो लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच कहता है जी नैब की तरफ से करप्शन का इल्जाम नहीं है। गंदे नाले का केस आता है एक्सटेंशन होने देंगे आप? तो वो कहते हैं जी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी नहीं है। आशियाना का केस आता है, उसमें कोई करप्शन नहीं है। ये देखें, आप अब लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। आप लोगों ने दोनों हाथों से और मुंह से इस मुल्क को लूटा है। यानी जो आपके हाथ में आया है वो आपने हाथ से पकड़ा है, जो आपके मुंह में आया है वो आपने मुंह से पकड़ा है। ऐसी बदतरीन करप्ट हुकूमत जो बिजली के मंसूबों में करप्शन करती है। नदीम बाबर को घर भेज दिया एनआरओ, आमिर कियानी एनआरओ, सरवर खान एनआरओ, जुल्फी बुखारी एनआरओ। मुझे कोई सेक्टर बता देना समर साहब, आज आटा 85 रुपए क्यों है? मैं उस पे आता हूं, जरा महंगाई वाले मामले पे मैं आता हूं। उस पे मैं जरा आता हूं महंगाई वाले मामले पे। ये बड़ा अहम मामला है, बिल्कुल इस पे मैं आऊंगा जरा दोबारा से। फैसल करीम कुंडी साहब, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है, खान साहब को मशवरा भी दिया गया है कि मौजूदा चेयरमैन नैब है, आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि इन्हीं को कंटिन्यू कर दें। और इस तरह की एक डिस्कशन चल भी रही है हुकूमती कैंप के अंदर कि जावेद इकबाल साहब को ही अगले मजीद 4 साल के लिए कंटिन्यू कर दी जाए। उसमें सिर्फ नैब एक्ट के अंदर एक जॉइंट सिटिंग बुला के तरमीम करनी है, जो नॉन एक्सटेंडेबल वाला वर्ड है उसे ओमिट करके ख़त्म कर देना है, वही दोबारा लग जाएंगे। तो ये एक्सेप्टेबल है आपके लिए? इसको किस तरह से रजिस्ट करेंगे? चूँकि अभी तो आप आपस में एक दूसरे के साथ आपकी नहीं बनती, तो गवर्नमेंट को क्या आप इस पर रोकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समर, आपने बात की नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन, तो अगर ये एक्ट लाते हैं बिल्कुल अपोजिशन इसकी भरपूर मुखाफत भी करेगी। पार्लियामेंट में अपोजिशन तकरीबन जो है वो इकट्ठी है, और ये हमारे उस बात पे पक्का ठप्पा हो जाएगा। ठप्पा तो पैसे लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर सीट भी लग जाएगी कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनको इससे बेहतर कोई और चेयरमैन नहीं मिल सकेगा लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि कोई चीज करें। लेकिन ये बात कह रहे थे निवासी की खबरें क्या वो नजूमी हैं शेख रशीद साहब, ये क्लिप संभाल के रखना, क्योंकि अगले इलेक्शन में शायद शेख रशीद साहब किसी और किश्ती में हो तो इसके ऊपर सदा कर रहा था हमारे भाई। मुझे पता है ये नहीं जाएगी किसी और पार्टी में, लेकिन वो अगर शक्ल तो क्या बयान देगी उस नजूमी के हवाले से। तो ये चीजें हैं कि अब ये कह रहे हैं कि अब शेख रशीद साहब को पता है माजी में इनके वफाकी वज़रा बयान देते थे कि अगले हफ्ते खिलाफ पकड़ा जाएगा, अगले खिलाफ हो जाए। मैं आपको ये गारंटी दे दूंगी सारी अपोजिशन को जेल के अंदर डालने फिर भी हुकूमत नहीं चला सकते, सारे अपोजिशन को डाल दे जेल के अंदर, हुकूमत फिर भी नहीं चला सकते। लेकिन ये चीजें जो नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इस्तेमाल करें, ये पासी साहब कह रहे हैं अपना ये है, तो ये चीजें को देखें। अगर आप लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन लेके आते हैं और पहले फाइल आपके खिलाफ खुलेंगी, फिर हम आपको बोलेंगे आपने और शहबाज शरीफ ने ये लगाया था, क्यों आपके खिलाफ उन्होंने फाइलें खोल ली हैं, क्यों आपको अंदर कर रहे हैं, क्यों आपको, क्योंकि मतलब है कि मेजोरिटी जो ये हमारे जो काबीना बैठी है, आज भी मैं कहता हूँ अगर सही हिसाब हो तो इनकी 90% काबीना जेल के अंदर होगी। 90% काबीना जेल में होगी। तो ये आज मैं बताऊँ, आज ये कहते हैं कि ये पहले की बात होती, कहते हैं ये पीपल्स पार्टी और रूल का था, आज ये कहते हैं आइन हम भी उसको कहते हैं कि आइन कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन करेंगे। अगर आप मेंबरान लगाते हैं, नैब के चेयरमैन को लगाते हैं, आप चीफ कमिश्नर लगाते हैं, जो चीजें होती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है वो होती हैं। ये हमें पहले कांग्रेस से मुका के नहीं सर यहाँ थोड़ा सा फर्क है कुंडी साहब, थोड़ा सा फर्क है। आइन के तहत आप बाउंड हैं कि इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रर पर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन करें, मीनिंगफुल कंसल्टेशन आप करें, ये आइन कहता है आपको। वो चूँकि एक आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन, नैब जो है ये तो एक ऑर्डिनेंस के तहत बना है और इसका ऑर्डिनेंस है, इसका एक्ट है। एक्ट के अंदर आप तरमीम के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करनी, वहाँ आप सिंपल एक एक्ट पास करके ला सकते हैं। अगर जॉइंट सिटिंग गवर्नमेंट बुलाती है तो उसमें आपके 17 मेंबर कम है, वहाँ गवर्नमेंट कर सकती है। ये हमारे भाई माजी
है कि पीपल्स पार्टी मुख मुका है, तो हम क्या बोलेंगे कि पीटीआई और उनका मुख मुका है? हम तो यही बोलेंगे आईन में जो चीजें हैं, कानून में जो चीजें हैं, और इनको क्यों ये नया पैकेज में इतना अच्छा लगता है कि कंटिन्यूटी करे। अभी सदाकत अली बात ने कहा है कि पंजाब में हमने इतने अरब रुपए अपनी क्या रिकवरी की है। मुझे बताएं कि आप अगवा बरए तवान इदारों को छोड़ें, उनको आप राग़िब कर रहे हैं कि वो अगवा बरए तवान के इदारे बने। सजाएं कितने लोगों को दी है? आप तो कहते सारी पीपल्स पार्टी चोर है, सारी नून चोर है, सारी अपोजिशन चोर है। अच्छा सर, आप अपनी सिंध की बता देना, आपकी सिंध के अंदर भी तो एंटी करप्शन का इदारा वहाँ पे मौजूद है, उसने कितनी रिकवरी कर ली है? देखिए मैं अभी आपको बोलूँ, देखिए कितनी रिकवरी की है, मैं इसमें बिल्कुल गलत होगा, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो मोस्ट रिसेंटली तो वहाँ पे सुहेल अनवर सियाल साहब उसके मिनिस्टर थे, उनके अंडर था वो महकमा, जो खुद जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे थे मुख्तलिफ नैब के अंदर भी, दीगर जगहों पर भी। इमरान खान के ऊपर हेलीकॉप्टर स्कैंडल है, सीएम के ऊपर है, सीएम पंजाब के ऊपर अपने एमपी, वो तो नैब को हेड नहीं कर रहे ना, ठीक है? नहीं देखें, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को वो तो हेड नहीं कर रहे ना। अच्छा मैं बात तो कभी करूँ ना, इस तरह सीएम के ऊपर है, इस तरह उनके वज़रा के ऊपर है। अब एक और, अब आपकी सिविल एविएशन, उनके मिनिस्टर कह रहे थे जब एक उसका एयरलाइन का क्रैश हुआ था कि ये हमारे जो पायलट्स हैं ये सारे इनके सर्टिफिकेट पहली। आपको पता है कि आपके सारे टीवी चैनल आप समेत जिस बंदे को आप क्रेडिट दे रहे थे जो काबुल से जहाज लेके आया था, उसका नाम उस लिस्ट में था, उसका नाम उसी लिस्ट में था जो डाउटफुल था लाइसेंस के हवाले से। और आज आप लोग सारे उसको तमगे दे रहे हैं कि उसने अच्छा काम किया है। तो बताएं कि ऐसे वज़रा हो, ऐसे इदारे तबाह करने वाली के पास वज़रा हो, ठीक है, क्या करेगी? अच्छा ठीक है सदाकत साहब, एक तो ये जो बात कर रहे हैं कुंडी साहब भी और अता तारिक साहब भी कि क्यों आपको मौजूदा चेयरमैन को ही कंटिन्यू करना पड़ रहा है, जो शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि अगले 2 साल में रगड़ा लगाना है अपोजिशन को ठीक ठाक किस्म का। तो ये क्या कोई प्लान आपका कि इलेक्शन से पहले अपोजिशन के जो अहम लीडरान हैं वो जेल में चले जाएँ और आपका मैदान आपके लिए आसान हो जाए? अच्छा समर साहब, ये जो ख़बर आप दे रहे हैं, मैं तो इस खबर को अभी तस्दीक नहीं कर सकता। ये आपकी खबर है और आपको खबर आ जाए तो वो ठीक है। अगर शेख रशीद वही खबर बयान कर दें तो आप कहते हैं वो नैब से मिले हुए, तो मैं तो फिर कहता हूँ आप पता नहीं किससे मिले हुए। किसी केस का तो मैं नहीं, किसी केस का तो मैं नहीं कह रहा कि किस किस को रगड़ा लगना है। आप तो वजीर कह रहे हैं कि रगड़ा लगना है, ये तो हर बंदा अपना अपना कॉमेंट करता है ना, वो तो हम देखें ना, हमारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है ना। अब आप जो आपने जो आपने अभी जो ये मामला किया, जो आप अदालत इसकी बात कर रहे हैं, इस हवाले की जो आपने हवाला दिया, तो देखें हम ये समझते हैं कि एक नया कंसेंसस शायद बिल्ड करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुद उस नैब के लिए दर्जन केसेस में वो रिक्वायर्ड हैं। चले मतलूब नहीं है, केसेस भुगत रहे हैं या उन पे इंक्वायरी या उन पे कोई प्रोसीडिंग चल रही हैं। दूसरी तरफ ये जो बातें, मतलब ये है कि एक आदमी है जिस पे इत्तफाक राय मौजूद है और वो नून लीग ने अपनी ज़ाहिर छान पटक के, बड़े समझदार हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, इन्होंने कोई चेयरमैन हमें ढूंढा होगा और पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट किया होगा। तो पीपल्स पार्टी और नून के लगे हुए चेयरमैन से इनको कम खतरा होना चाहिए, बजाय कि अगर पीटीआई अपना चेयरमैन लगाती होता था खतरा, बिकॉज हम तो करप्शन के मामले में ज़्यादा सख्त हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो एक बात, इसकी लॉजिक दी जा सकती है। रही बात के जो 450 अरब की बात की और कुंडी साहब कहते हैं कि अगवा बराए तावान है, कुंडी साहब इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो अदालत में जा सकता है। और अता तारण मेरे भाई जो है वो बहुत बड़े वकील भी हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि इनकी ये भी अदालतों के हमेशा हवाले देते हैं कि फ़लानी अदालत ने कह दिया जी नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, लेकिन जब इनके लीडर को सज़ा हुई उसी अदालत ने दी तो वो उनके बारे में ये तरह तरह की अपनी तवज्जिहें पेश करते हैं और अदालत के और मजाक उड़ाते हैं ये भी, और इनके लीडर भी मुझे क्यों निकाला कि पूरी तहरीक चला के चले गए। तो इस तरह बिट्स एंड पीसीज में ना कहते थे मीठा मीठा हम और कड़वा कड़वा थू थू नहीं होता। मुल्क में अदालती निज़ाम है, अगर हुकूमत किसी जगह पे किसी को विक्टिमाइज़ कर रही है, किसी से कुछ सियासी इंतकाम ले रही है, तो मेरे भाई अदलिया आज़ाद है। और मेरा ख्याल है आज की अदलिया हमें बड़ा फ़ख्र होना चाहिए कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी फैसले करती है, हुकूमत के हक़ में भी करती है, और वो बहुत आज़ाद है। वो दौर नहीं है वो सख्त फैसले करने वाली अदलिया के अंदर जो जजेस बैठे हैं, वो जजेस भी आपको शायद पसंद नहीं होते, हटाने के लिए आप रेफरेंस भी ले आते हैं उनके खिलाफ। काजी फाइज साहब की मिसाल बड़ी वाज़ेह है, नहीं ये तो जजमेंट पसंद नहीं थी तो उनके खिलाफ एक रेफरेंस आ गया। नहीं मिसाल तो मैं दूंगा, आप बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड्स की, आप बात करें स्टैंडर्ड्स में ये मामला तो आता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो सुने ना,
समर, मैं उस अदलिया की बात कर रहा हूँ जब अदलिया को शहबाज शरीफ साहब जस्टिस क़य्यूम को फ़ोन करके कहते थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये सज़ा इतनी दें, इसमें इतनी दें। आज अल्लाह का फजल है, किसी वज़ीर आला को, किसी वज़ीर आज़म को, किसी MNA को, किसी अपोजिशन लीडर को ये ज़रूरत नहीं है कि वो अदलिया के बारे में ऐसी बात करेगा तो अदलिया उस पर अपना हिसाब लेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है मुल्क में इदारे कमज़ोर हैं, लेकिन इतने भी कमज़ोर नहीं है कुंडी साहब कि आपको कोई अगवा बराए तावान कर ले और इदारे कर लें और अदालतें ना बोलें। तो ये बहानेबाजी है। ये नैब आपका लगा हुआ है, कानून आपका है और केसेस आपके हैं। और आपको मैं बता दूं, आसिफ जरदारी साहब का एक मशहूर जुमला है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा था कि ये करप्शन के बादशाह हैं और मुआशी दरिंदे हैं। मैं ये अल्फाज बड़े लपेट के कह रहा हूँ। और पीपल्स पार्टी के बारे में मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का वो जुमला बड़ा मशहूर है कि इन्होंने बहुत लूटा है और मैं इनका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। तो आज वो दोनों काम इमरान खान कर रहा है, तो मेहरबानी करके दोनों पार्टियां बर्दाश्त करें। ठीक है अता तारड़ साहब, एक तो बर्दाश्त कर लें सारे मामलात को, और दूसरा इस वक्त ये जो एहतसाब का मामला है उसमें तो जिस तरह मैंने पहले बात की कि वो सदाकत साहब भी कह रहे हैं कि कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपके दौर के लगाए हुए चेयरमैन थे, अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो इसमें कोई एतराज़ आपको नहीं होना चाहिए। वाक़तन कोई एतराज़ नहीं होगा आपको अगर आ जाते हैं, जावेद इकबाल साहब कंटिन्यू कर लेते हैं एक और टर्म के लिए? देखिए बात ये है कि नैब का लॉ आया था मुशर्रफ दौर में और उसकी एक शिक है, और उसकी शिक ये है कि ये कंसल्टेशन से मामला होगा। बिल्कुल। अगर देखें किसी भी इदारे ने एहतसाब करना है गैर जानबदार तरीके से, मुनसिफाना तौर पे, तो वो ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट का उसमें से हो। ऑल इन ऑल गवर्नमेंट डिसाइड करे। मशावरत क्या होती है? मशावरत होती है कि दो फरीक बैठते हैं, आपस में कोई किसी नाम पे अग्री कर जाते हैं, नहीं अग्री करते, कमेटी का एक इस्तेकाक है। तो अभी मेरा ख्याल है ये मामला थोड़ा सा कबल अज वक्त है इस पे कमेंट करना। लेकिन अता तारड़ साहब, गवर्नमेंट में इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया है, उन्हें सिनेरियो सारा बताया गया है कि अगर आप कंसल्टेशन करते हैं एज पर द नैब एक्ट शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के अपने खिलाफ नैब के केसेस हैं, उनके मशवरे पे कैसे आप चेयरमैन नैब लगाएंगे? वो इस शिक को वो अमेंड करना चाह रहे हैं। मेरी अर्ज सुने, देखें आपकी एक तो देखें आपका और शेख रशीद का मुवाजना करना नहीं बनता। इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आप सहाफ़ी हैं, आपके ज़राए भी हैं, आपकी खबर अक्सर मुस्तनद होती है, मैं सुनता रहता हूं आपको, आप खबर देते हैं वो ठीक निकलती है, तो मैं उस पर डाउट नहीं करूंगा। शेख रशीद को ये बातें नहीं करनी चाहिए कन्विक्शन वाली। वो कौन होता है ये बातें करने वाला जिसका खुद दामन साफ नहीं है? देखिए हमारे पे जितने केसेस हैं सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। मुझे 3 साल हो गए हैं अदालतों के चक्कर लगाते हुए, नैब कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके FIA की कोर्ट से लेके बैंकिंग कोर्ट तक। मुझे बताएं ना इन 3 सालों में साबित क्या हुआ है? हमारा कसूर क्या है कि हमने 100 अरब में 3 मेट्रो बनाई हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर। इनकी पेशावर की एक मेट्रो 126 अरब में बनी है। किसी FIA ने पूछा, किसी नैब ने पूछा कि भाई ये जो करप्शन की रिपोर्ट दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ये चीख के क्या कह रही है? और देखें माजी की बातों में जाएंगे तो बड़ा अच्छा है। इमरान खान साहब खुद कहा करते थे काफ लीग को डाकू कहा और MQM को कातिल कहा। आज सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए और इख्तिदार में रहने के लिए लेट गए हैं, पैर पड़ गए हैं। किसी को वफाकी वजीर बना दिया जिसके आगे शीशा पलाई दीवार बन के खड़े थे। किसी को गाली देते थे, आज उसको झुक के सलाम करते हैं और कहते हैं आप मेरे बाप की जगह हैं। तो देखिए ये सियासत में बाप बनाने पड़ते हैं, इन्होंने बनाए हैं, मुबारक हो इनको। मगर इमरान खान ने जितना असूलों पे समझौता किया है और जितनी करप्शन इस दौर में हुई है, मैं आपको अब क्या बताऊं? मुझे बताएं ना कोई एक सेक्टर रह गया समर साहब जिसमें करप्शन ना हुई हो? और कोई इदारा पूछने वाला इनको है? अता भाई कोई पूछ ले इनको। अता भाई मैं एक तो इस पे ये कहूंगा जो आप करप्शन की बात करते हैं उस पे मुस्लिम लीग नून ने एक ऐलान किया था आज से 6 माह पहले कि हम PSC के अंदर भी, इसके साथ साथ जो नैब के अंदर भी, मुख्तलिफ अदालतों के अंदर भी हम केसेस लेके आएंगे गवर्नमेंट की करप्शन के खिलाफ। अभी तक वो कहीं पर भी नहीं आया। व्हाइट पेपर आपने लाना था गवर्नमेंट की 3 साल कारकर्दगी के खिलाफ, वो व्हाइट पेपर भी हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। वो चीजें लेकर आए ब्लैक एंड व्हाइट पे अवाम के सामने के क्या मामला है। सिर्फ जुबानी दावों से मेरे ख्याल से अवाम शायद कन्विंस ना भी हो पाए। महंगाई वाली आप जो बात करें बिल्कुल दुरुस्त है, चुके अवाम उसे बराह रास्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दूसरा सर चेयरमैन नैब वाले पे आपने जवाब नहीं दिया मुझे कि मौजूदा चेयरमैन नैब अगर चूंकि 7 अक्टूबर को उन्होंने रिटायर होना है, महीना रह गया है, उससे पहले कंसल्टेशन होनी है, आज कल में ही होनी है। गवर्नमेंट जब माइंड बना रही है, माइंड मेकिंग हो रही है कि मौजूदा चेयरमैन नैब को कंटिन्यू किया जाए नैब एक्ट में तरमीम करके, आपके लिए ये एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा, जरा इस पे बता दें। देखिए मैं
ये कबल वक्त है, एक अभी फिलहाल जो जराए से खबर है उस पर मैं पार्टी पॉलिसी तो नहीं दे सकता, मगर बतौर डेमोक्रेट, बतौर एक सियासी वर्कर मेरी बड़ी क्लियर राय है कि ये मशावरती अमल से होना चाहिए। गवर्नमेंट को बिल्कुल ये हक हासिल नहीं है कि वो यकतरफा तौर पे और अपनी मनमानी करके किसी भी इस तरह के इदारे का जिसमें लॉ में लिखा है कि मशावरत होगी उसको चेंज करके तो अपनी मनमानी करते फिरें। जो होना है वो मशावरत के जरिए होना है, उसके बगैर वो पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, PAC में हमने इतने केस इस वक्त जो हैं वो लाइन अप हुए हुए, इंक्लूडिंग जो मुराद सईद का पोस्ट, ये जो आपकी पोस्टल सर्विस है, इसका जो 100 अरब से ऊपर का स्कैंडल है वो भी वहां ज़ेरे तहकीकात है। और देखिए अदालतों का काम तहकीकात नहीं होता। आपके पास जाके 3-4 इदारे हैं, या आप FIA के पास जाते हैं या आप NAB के पास जाते हैं। ये मुझे बताएं ना, फॉरेन फंडिंग में स्टे ऑर्डर किसने दिया हुआ है? हम पैरवी कर कर थक गए हैं। फॉरेन फंडिंग में कभी एक बहाना करते हैं, कभी दूसरा करते हैं। BRT पे ये स्टे के ऊपर है। तो ये इतने अगर पाक साफ हैं तो आ जाएं, लेटर लिखे सुप्रीम कोर्ट को कि जी ये हमारा स्कैंडल है रावलपिंडी रिंग रोड का, आपको ये फॉरेन फंडिंग है, आपके खिलाफ ये लोग कहते सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपोजिशन में थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मुझे सर एक ठीक है, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है। नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन के अरकान के हवाले से कंसल्टेशन अपोजिशन के अंदर चल रही है। अब शहबाज शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बिलमुशाफा एक कंसल्टेशन करें मेंबर्स के हवाले से, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हमने जो नाम दे दिए हैं इन राइटिंग वो काफ़ी हैं। क्या ये काफ़ी होंगे और अपोजिशन आपस में इत्तफाक की राय पैदा कर पाएगी? बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। चेयरमैन नैब पे अब अपोजिशन कितनी स्ट्रांग होकर गवर्नमेंट को रेजिस्ट करती है ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान जो कि KP और पंजाब के रिटायर हुए थे, उस पर इमरान खान साहब ने पिछले हफ्ते लेटर लिखा था शहबाज शरीफ साहब को कंसल्टेशन के लिए। आज शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं से भी कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उनका रब्ता हुआ है, उनसे उन्होंने कंसल्टेशन किया। ज़ाहिर है उनके ज़्यादा स्टेक्स नहीं है, पंजाब में नून लीग का वही तजवीज़ करदा बंदा शायद वहाँ पे आए। फैसल करीम कुंडी साहब, ये जो आज टेलीफोन कॉल थी शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल साहब की, ये सिर्फ क्या इलेक्शन कमीशन के अरकान तक ही महदूद थी या दीगर मामला भी डिस्कस हुए? देखें, शहबाज शरीफ साहब की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की आज फोन पे बातचीत हुई। कल भी हम उनके पार्टी के जो हैं वो सीनियर्स ने हमारे पार्टी के सीनियर के साथ रब्ता किया था रिगार्डिंग जो है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन को लेटर लिखा है और उस पर जो है वो उन्होंने कंसल्टेशन की। कोई नाम भी शहबाज साहब ने कोई बताया कि उनके ज़हन में किसके नाम है जो वो प्रपोज करने जा रहे हैं गवर्नमेंट को? देखें, ये तो अब हम भी कुछ नाम उनको तजवीज़ करेंगे, कुछ उनके पास नाम है तो वो हमारे पार्टी के सीनियर्स बैठेंगे उनके साथ और उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब जो आगे हुए वो नाम फॉरवर्ड करेंगे कि कौन कौन से नाम हैं और फिर वो हुकूमत, मतलब है कि वो बैठेंगे हुकूमत के, उसके साथ वज़ीर आज़म को वो फॉरवर्ड करेंगे, लेटर लिखेंगे, जो भी करेंगे कि ये हमारे जो है वो, और हमारी ख्वाहिश और हमारी बिल्कुल कोशिश है कि हम जो है वो एक कंसेंसस के साथ नाम भेजें अपोजिशन की तरफ से गवर्नमेंट को। ठीक। अच्छा अता तारिक साहब, शहबाज साहब कह रहे हैं कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए इस पर, कि नाम भेजने वाले मामला जो है उस पर वो कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। क्या बैठ के बिलमुशाफा बातचीत हो वो से आप कह रहे हैं मीनिंगफुल कंसल्टेशन या क्या है? नहीं, देखिए सबसे पहले जो खत आया था ना इस ज़िमन में, वो सेक्रेटरी नेशनल असेंबली ने लिखा था ऑन बिहाफ ऑफ द स्पीकर। तो हमारा ख्याल था कि वो आइन की रूह से बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। अब जो खत लिखा गया है वजीर आजम की तरफ से, वो हम उसका जवाब देने जा रहे हैं और वो इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी रब्ता किया है और हमारे सीनियर जिसमें राना तनवीर साहब शामिल हैं, इनकी एक साइड लाइन्स पे मुलाकात भी हुई है पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान के साथ और हमारी मुशावरत जारी है। और बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब का ये फ़र्ज़ है कि वो तमाम अपनी अपोजिशन की पार्टी से मुशावरत करके तो इस मामले को आगे लेके चलें। और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत स्टेक्स हैं मौलाना फजल रहमान साहब के भी, उनसे भी इस मामले पर मुशावरत हुई है। और बल्कि PDM की मीटिंग जब हुई थी कराची में, उस दौरान ही मुशावरत जो है वो शुरू हो गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से किसी में से जो कुमती नाम सामने है उनमें से किसी पे एतराज तो नहीं है? अगले 1-2 रोज में नहीं, देखिए वो उस पर हम अपनी राय कायम कर रहे हैं। हुकूमत ने जो नाम दिए हैं, मगर हम ये हक रखते हैं कि हम तमाम अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की हैं उनसे मुशावरत मुकम्मल करके अगले 1-2 रोज में इस खत का जवाब जाएगा
और उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप अपने नाम भी भेज देंगे? मीनिंगफुल कंसल्टेशन बिल्कुल होनी चाहिए और बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब अपना भरपूर इसमें किरदार अदा करें। आप अपने नाम भी भेज रहे तजवीज़ करके उन्हें? 3 नाम फाइनल हो गए? जी बिल्कुल भेज रहे हैं जी, बिल्कुल भेज रहे हैं जी। कोई नाम बताएंगे जी? किसके नाम आ रहे हैं? मशावरत पार्टी की तरफ से भी नाम को शामिल कर रहे हैं? मशावरती अमल जो ऑपोजिशन के दरमियान जारी है जी। देखिए वो पिछली दफा भी जब सिंध के मेंबर की अपॉइंटमेंट थी और बलोचिस्तान से मेंबर की अपॉइंटमेंट थी, वो बड़ी खुश उसलूबी से हुई थी और अपोजिशन पार्टीज ने अपना किरदार अदा किया था। तो उसी फॉर्मूला के तहत ये मुशावरत जारी है, जो चीजें तब तय हुई थी। यानी पंजाब से नून लीग का तजवीज़ करदा नाम और केपी से मौलाना साहब का तजवीज़ करदा नाम। ठीक नहीं, देखिए इसमें तमाम पार्टीज की मशावरत, ऑपोजिशन की पार्टीज की मशावरत शामिल है। ठीक है, तो अगले 1-2 रोज में जब खत जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सदाकत साहब, फिर यही होगा एक आपका एक ऑपोजिशन का इसी फार्मूला पर ही बनेंगे मेंबर इलेक्शन कमीशन के? देखिए ये तो एक रूटीन का प्रोसेस है और ऑपोजिशन का हक है कि वो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का मामला है वो तो ज़ाहिर है, मैं समझता हूँ हुकूमत और ऑपोजिशन का उसमें बराबर का रोल होना चाहिए। और इनको पंजाब के मेंबर पे ज़्यादा जोर देंगे या केपी वाले मेंबर पे कि वो आपका इलेक्शन लड़ना है? देखें ये समर, आप जिस अंदाजे से ये बात कर रहे हैं, पीटीआई की लीडरशिप हमेशा न्यूट्रल अंपायरिंग और न्यूट्रल चीज़ों के हक में रही है और हम कोशिश करेंगे इनको कन्विंस करें कि ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं उस पर भी ये बैठ के हमारे साथ मामला करें, ताकि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बल्कि इलेक्शन का सारा प्रोसेस भी एक ऐसा हो ताकि हमें पता है कि इन्होंने हारना है, बिल्कुल, लेकिन ये उस वक्त चीख चला ना सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए इलेक्शन के अंदर के जिसपे किसी पार्टी को एतराज़ हो। इत्तफाक के राय से मामला आगे बढ़ने चाहिए, अरकान का तकर्रर भी और अगला इलेक्शन भी। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।